हेलो बच्चों, इस लेक्चर नंबर 2 में आपका स्वागत है। इस लेक्चर नंबर 2 में हम लेनार्ड, हर्ट्ज तथा मिल्टन का प्रेक्षण पढ़ेंगे। तो आइए पढ़ते हैं लेनार्ड, हर्ट्ज तथा मिल्टन का प्रेक्षण। लेनार्ड, हर्ट्ज व मिल्टन का प्रेक्षण। Observations of Leonard, Hertz and Milkins. Observations of Leonard, Hertz and Millikan Observations of Leonard, Hertz and Milkins। ये लेनार्ड, हर्ट्ज व मिल्कन्स ने अपने प्रयोग में विभिन्न धातुओं की प्लेटें लेकर उस पर विभिन्न आवृत्ति व विभिन्न तीव्रताओं का प्रकाश डालकर उत्सर्जित प्रकाश इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा व प्रकाश वैद्युत धारा को मापा और इससे संबंधित अनेक फल प्राप्त किए। इसके लिए इन्होंने संलग्न चित्र की भांति परिपथ तैयार किया।
इस प्रकार इस चित्र की भांति इन्होंने परिपथ तैयार किया। इस परिपथ में इन्होंने विभिन्न धातु की प्लेटें लेकर इस पर विभिन्न आवृत्ति व विभिन्न तीव्रता का प्रकाश डालकर उत्सर्जित प्रकाश इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा व प्रकाश वैद्युत धारा को नापा तथा इससे अनेक फल प्राप्त किए। इसके लिए संलग्न चित्र की भांति परिपथ तैयार करते हैं। इसमें निर्वातित विसर्जन नली में एक क्वार्ज खिड़की होती है जिसके सामने धातु की प्लेट P1 पर प्रकाश आपतित होता है। इसे कैथोड प्लेट कहते हैं। इससे कुछ दूर पर धातु की प्लेट P2 होती है। इनका संबंध
एमीटर दिक् परिवर्तक जिसको अंग्रेजी में कम्यूटेटर सी कहते हैं, वह धारा नियंत्रक से कर देते हैं। सी द्वारा प्लेट P2 की ध्रुवता बदली जा सकती है, विभवांतर बढ़ाया जा सकता है और लगे वोल्टमीटर से पढ़ा जाता है। दिक् परिवर्तक सी द्वारा प्लेट P2 की ध्रुवता को बदल सकते हैं धारा नियंत्रक द्वारा विभवांतर को बदल सकते हैं तथा वोल्टमीटर द्वारा इसे पढ़ लेते हैं। ठीक, नेगेटिव पॉजिटिव, ये धारा नियंत्रक ये दिक् परिवर्तक यह परावैगनी प्रकाश, यह क्वार्ट्ज खिड़की, ठीक, इस ढंग से ये है। अब आप देखिए, हम सबसे पहले प्रकाश की तीव्रता पर निर्भरता देखते हैं। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है भाई, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। इसको ध्यान से आपको पढ़ना है। तो सबसे पहले हम प्रकाश की तीव्रता पर निर्भरता, प्रकाश की तीव्रता पर निर्भरता, डिपेंडेंस ऑफ इंटेंसिटी ऑफ लाइट, डिपेंडेंस ऑफ इंटेंसिटी ऑफ लाइट, प्रकाश की तीव्रता पर निर्भरता। ध्यान दीजिए,
जब हम निश्चित आवृत्ति व तीव्रता का प्रकाश प्लेट P1 पर डालते हैं तो इसकी सतह से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं। ये x अक्ष है, x अक्ष पर वोल्टेज V और y अक्ष पर विद्युत धारा I। x अक्ष पर वोल्टेज V और y अक्ष पर विद्युत धारा I लेकर ग्राफ खींचते हैं तो हमें इस प्रकार का ग्राफ मिलता है। यह तीव्रता I के लिए ग्राफ है और यह तीव्रता 2I के लिए ग्राफ है, जहाँ कैपिटल I प्रकाश की तीव्रता है। अब आइए देखिए, हमने आपसे कहा जब प्लेट P1 पर निश्चित आवृत्ति व तीव्रता का प्रकाश डाला जाता है तो इसकी सतह से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं। जब निश्चित आवृत्ति व निश्चित तीव्रता का प्रकाश प्लेट P2 पर डाला जाता है तो प्लेट P1 कैथोड प्लेट P1 पर डाला जाता है तो इसकी सतह से प्रकाश इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने लगते हैं। उत्सर्जित होने लगते हैं। ठीक, जब दिक् परिवर्तक C कम्यूटेटर C का प्लग 1 लगाकर प्लेट P2 को P1 के सापेक्ष धन विभव दिया जाता है तो सभी उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन इस प्लेट P2 द्वारा आकर्षित हो जाते हैं। जब दिक् परिवर्तक C का प्लग 1 लगाकर प्लेट P2 को
P1 के सापेक्ष धन विभव दिया जाता है तो सभी उत्सर्जित प्रकाश इलेक्ट्रॉन प्लेट P2 पर पहुंच जाते हैं। और परिपथ में प्रकाश वैद्युत धारा बहने लगती है। ठीक, परिपथ में प्रकाश वैद्युत धारा बहने लगती है। ये देखिए, जिसे हमने इस चित्र 2 से दिखाया है, जो चित्र 2 से प्रदर्शित है। अब आप देखिए, यह प्लग 1 है और यह प्लग 2 है। जब हम प्लग 1 लगाएंगे तो आप अपने देखिए इस चित्र से यह परिपथ ऐसे पूरा होगा, 1 इधर तो जाएगा नहीं, ऐसे 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 परिपथ पूरा होगा, ठीक, और ऐसे चला जाएगा। देख रहे हैं, ऐसे। यहाँ आप चाहें तो ऐसे इसको बना सकते हैं, ये एक दूसरे से संबंधित नहीं है, एक तार दूसरे तार पर गया हुआ है, तो आप ऐसे बना सकते हैं। ठीक, देख लीजिए फिर से, यह अमीटर से ऐसे प्लग 1 से होता हुआ, ऐसे धारा नियंत्रक से होता हुआ, ऐसे फिर देखिए प्लग 1 से 2 से जाएगा नहीं, प्लग 1 से होता हुआ ऐसे प्लेट P2 पर पहुंच जाता है। यह प्लेट P1 है और यह प्लेट P2 है। ठीक, ये हुआ। तो हमने आपसे कहा, फिर से समझ लें कि जब कम्यूटेटर का प्लग 1 लगाकर प्लेट P2 को P1 के सापेक्ष धन विभव देते हैं, तो P1 द्वारा उत्सर्जित सभी प्रकाश इलेक्ट्रॉन प्लेट P2 पर पहुंच जाते हैं। क्योंकि इलेक्ट्रॉन ऋणावेशित होते हैं और P2 धनावेशित है, अतः इनके विजातीय आवेश के कारण आकर्षण बल लगता है, सभी इलेक्ट्रॉन P2 द्वारा आकर्षित हो जाते हैं, पहुंच जाते हैं। क्लियर? फिर देखिए, और परिपथ में धारा बहने लगती है, जिसे हम इस चित्र द्वारा दिखाएं। और आगे देखिए, अब प्लेट P2 के धन विभव को बढ़ाने पर, प्लेट P2 के धन विभव को बढ़ाने पर, इस धारा नियंत्रक से इसके धन विभव को बढ़ा रहे हैं। ठीक, परिपथ में बहने वाली अधिकतम धारा में कोई परिवर्तन नहीं होता, कोई वृद्धि नहीं होती। देख लीजिए, यह आपका ग्राफ, यह चित्र 2 बता रहा है, ये चित्र 2 है। देखिए, हम धन विभव को बढ़ाते जा रहे हैं, लेकिन धारा का मान हर जगह इतना ही है, धारा के मान में कोई वृद्धि नहीं हो रही। क्लियर? अब प्रश्न उठा, क्यों नहीं हो रही है? इसलिए नहीं हो रही है कि हम P2 के धन विभव को बढ़ा रहे हैं। P1 द्वारा उत्सर्जित सभी इलेक्ट्रॉन पहले ही P2 पर पहुंच चुके हैं, कोई अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन तो पहुंच नहीं रहा है, इसलिए धारा भी नहीं बढ़ रही है।
ठीक, जितनी धारा पहले बह रही थी अधिकतम धारा, उतनी धारा अब भी बह रही है, धारा में वृद्धि नहीं हो रही है। आइए इसको मिटा करके करते हैं। ये तीव्रता पर निर्भरता, आवृत्ति पर निर्भरता, ये सब बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, आप इसको ध्यान से समझिए, सुनिए। देखिए, हमने आपसे कहा जब प्लेट P2 पर धन विभव बढ़ाया जाता है तो परिपथ में अधिकतम धारा में परिवर्तन नहीं होता है, अर्थात अधिकतम धारा नहीं बढ़ती है। क्यों? क्योंकि P1 द्वारा उत्सर्जित सभी इलेक्ट्रॉन पहले ही P2 पर पहुंच जाते हैं। जब प्लेट P2 के धन विभव को बढ़ाया जाता है तो परिपथ में अधिकतम धारा में वृद्धि नहीं होती है, क्योंकि P1 द्वारा उत्सर्जित सभी इलेक्ट्रॉन सभी प्रकाश इलेक्ट्रॉन पहले ही प्लेट P2 पर पहुंच जाते हैं। ठीक, आप देख लीजिए अपने इस ग्राफ को, हम P2 के धन विभव को बढ़ाते जा रहे हैं, बढ़ाते जा रहे हैं, बढ़ाते जा रहे हैं, लेकिन अधिकतम धारा उतनी ही बनी हुई है। देख लीजिए, जितनी यहाँ है उतनी यहाँ है, उतनी यहाँ है। देख रहे हैं, अधिकतम धारा के मान में वृद्धि नहीं हो रही है। क्यों नहीं हो रही है? क्योंकि P1 से उत्सर्जित सभी इलेक्ट्रॉन पहले ही P2 पर पहुंच रहे हैं, कोई अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन तो पहुंच नहीं रहा है। जैसे 10 इलेक्ट्रॉन निकला, 10 का 10 पहुंच गया, 15 इलेक्ट्रॉन निकला, 15 का 15 पहले ही पहुंच गया। अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन तो पहुंच नहीं रहा, इसलिए धारा में वृद्धि भी नहीं हो रही। ठीक, और ज़रा देखिए, जब हम
ध्यान दीजिए, जब हम आपतित प्रकाश की तीव्रता दोगुनी कर देते हैं, पहले I थी अब 2I हो गई, तो देखिए धारा अचानक दुगनी हो जाती है। किंतु आपतित प्रकाश की तीव्रता दोगुनी करने पर अधिकतम धारा भी दोगुनी हो जाती है। चित्र 2 देखिए, चित्र 2 से स्पष्ट है कि जब हमने तीव्रता I को 2I कर दिया तो देखिए अधिकतम धारा, देखिए जस्ट डबल हो गई, 2 गुनी हो गई, 2 गुनी हो गई। देख रहे हैं, पहले अधिकतम धारा इतनी थी, अब उसका जस्ट डबल हो गई, 2 गुनी हो गई। ये चित्र 2 से स्पष्ट है। फिर से इस बात को समझ लें। आपने बताया, आपने यहाँ ग्राफ से दिखाया कि जब हम प्लेट P2 के धन विभव को बढ़ाते जाते हैं, बढ़ाते जाते हैं, बढ़ाते जाते हैं, किंतु परिपथ में अधिकतम धारा के मान में वृद्धि नहीं होती है। क्यों? क्योंकि P1 द्वारा उत्सर्जित सभी इलेक्ट्रॉन पहले ही प्लेट P2 पर पहुंच जाते हैं। ठीक, लेकिन जब हम आपतित प्रकाश की तीव्रता दोगुनी कर देते हैं तो देखिए धारा अचानक दोगुनी हो जाती है। क्लियर? ये यहाँ ग्राफ से स्पष्ट है। इससे सिद्ध क्या हुआ कि परिपथ में अधिकतम प्रकाश वैद्युत धारा ठीक दोगुनी हो जाती है। अर्थात परिपथ में प्रकाश वैद्युत धारा तीव्रता के बढ़ने पर बढ़ती है। देखिए, तीव्रता आपने बढ़ा दिया, प्रकाश वैद्युत धारा बढ़ गई। धारा मतलब उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की दर। आता है? प्रकाश वैद्युत धारा अथवा उत्सर्जित प्रकाश इलेक्ट्रॉनों की दर तीव्रता के अनुक्रमानुपाती होती है। ठीक, यह प्रकाश वैद्युत प्रभाव या प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन का पहला नियम है। यही पहला नियम है। आपने क्या दिखाया कि प्रकाश वैद्युत धारा अर्थात प्रकाश इलेक्ट्रॉनों के उत्सर्जन की दर आपतित प्रकाश की तीव्रता के अनुक्रमानुपाती होती है। तीव्रता बढ़ने पर प्रकाश वैद्युत धारा बढ़ती है। यह आपने इस ग्राफ से दिखाया।
यही प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन का पहला नियम है, याद रखिए। इसके आगे हम प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन के नियम जब पढ़ेंगे लिखेंगे तो ये पहला नियम है, यही लिखेंगे। फिर से समझ लें, प्रकाश वैद्युत धारा अर्थात प्रकाश इलेक्ट्रॉनों के उत्सर्जन की दर आपतित प्रकाश की तीव्रता के क्रमानुपाती होती है। ये पहला नियम है, ठीक। आगे बढ़ें, चलिए दूसरा देखिए। पुनः जब हम प्लेट P2 के विभव को, ध्रुवता को दिक् परिवर्तक का प्लग 2 लगाकर प्लेट P2 की ध्रुवता बदल देते हैं, ठीक। फिर से सुनिए, अब दिक् परिवर्तक का प्लग 2 लगाकर प्लेट P2 को ऋण विभव देते हैं, तो आप देखिए ऋण विभव माने बाईं ओर, तो देखिए धारा अचानक घट जाती है, कम हो जाती है। देख रहे हैं, धारा पहले इतनी थी, ये देखिए घट गई, ये देखिए घट गई। देख रहे हैं, यहाँ देखिए धारा पहले इतनी थी, अब देखिए ये घट रही है, घट रही है। देख रहे हैं, क्लियर। तो जब हम दिक् परिवर्तक का प्लग 2 लगाकर प्लेट P2 को ऋण विभव देते हैं तो प्रकाश वैद्युत धारा अचानक घट जाती है, किंतु शून्य नहीं होती है। देखिए घट तो गई, लेकिन अभी इतनी है, इतनी है, इतनी है, जीरो नहीं हुई। इससे सिद्ध होता है कि उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों में गतिज ऊर्जा होती है। क्लियर। आइए अब दिक् परिवर्तक का प्लग 2 लगाकर प्लेट P2 को ऋण विभव देते हैं तो प्रकाश वैद्युत धारा घट जाती है, किंतु शून्य नहीं होती है। इससे स्पष्ट है कि उत्सर्जित प्रकाश इलेक्ट्रॉनों में गतिज ऊर्जा होती है। ठीक, ये भी आप देखिए आपके इस चित्र 2 से ही स्पष्ट है। जब P2 को हम ऋण विभव देते हैं तो प्रकाश वैद्युत धारा अचानक घट जाती है, लेकिन शून्य नहीं होती। इससे ये सिद्ध होता है उत्सर्जित प्रकाश इलेक्ट्रॉनों में गतिज ऊर्जा होती है। ठीक, जब P2 पर मामूली ऋण विभव
दिया जाता है तो कम ऊर्जा वाले प्रकाश इलेक्ट्रॉन P2 पर नहीं पहुंच पाते, किंतु अधिक ऊर्जा वाले इलेक्ट्रॉन अब भी पहुंचते हैं। मामूली ऋण विभव दिया जाता है तो कम गतिज ऊर्जा वाले इलेक्ट्रॉन प्रकाश इलेक्ट्रॉन प्लेट P2 पर नहीं पहुंचते, किंतु अधिक ऊर्जा वाले प्रकाश इलेक्ट्रॉन अब भी पहुंचते हैं। जिससे धारा अचानक घट जाती है। ठीक, किंतु शून्य नहीं होती है। जो पहुंचे हैं उसके कारण धारा बहती है, किंतु शून्य नहीं होती है। क्लियर? अब P2 के ऋण विभव को बढ़ाने पर एक विशेष ऋण विभव पर अधिकतम गतिज ऊर्जा वाले इलेक्ट्रॉन भी P2 पर नहीं पहुंच पाते और धारा नहीं बहती। प्लेट P2 के ऋण विभव को बढ़ाने पर एक निश्चित ऋण विभव पर अधिकतम गतिज ऊर्जा वाले इलेक्ट्रॉन वाले प्रकाश इलेक्ट्रॉन भी प्लेट P2 पर नहीं पहुंचते हैं और अब प्रकाश वैद्युत धारा शून्य हो जाती है। अब प्रकाश वैद्युत धारा शून्य हो जाती है।
ठीक। तो ध्यान दीजिए, वह ऋणात्मक विभव जिसके संगत प्रकाश वैद्युत धारा शून्य होती है संस्तब्ध विभव कहलाता है, कट ऑफ पोटेंशियल कहलाता है। वह ऋणात्मक विभव जिसके संगत प्रकाश वैद्युत धारा शून्य होती है संस्तब्ध विभव कहलाता है। संस्तब्ध विभव, कट ऑफ पोटेंशियल, ठीक। देखिए, संस्तब्ध विभव अथवा निरोधी विभव स्टॉपिंग पोटेंशियल स्टॉपिंग पोटेंशियल कहलाता है। ये हम संस्तब्ध विभव को परिभाषित किए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक, ये संस्तब्ध विभव है। आपने कहा कि वह ऋण विभव जिसके संगत प्रकाश वैद्युत धारा शून्य होती है, ठीक, संस्तब्ध विभव या निरोधी विभव कहलाता है। आप जरा और ध्यान दें, निरोधी विभव पर अब प्रकाश की तीव्रता बढ़ाने पर भी धारा नहीं बढ़ती है, नहीं बहती है। देखिए, यहाँ निरोधी विभव पर आपने तीव्रता बढ़ाकर 2i कर दिया, डबल कर दिया, फिर भी प्रकाश वैद्युत धारा यहाँ पर शून्य ही है। x अक्ष पर y का मान अर्थात धारा का मान शून्य होता है। क्लियर? देखिए, निरोधी विभव ठीक, निरोधी विभव से क्या मिला? इस निरोधी विभव से अधिकतम गतिज ऊर्जा वाले इलेक्ट्रॉन रुकते हैं, अर्थात यह निरोधी विभव अधिकतम गतिज ऊर्जा के इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम गतिज ऊर्जा को देता है। फिर से सुन लें, निरोधी विभव पर धारा शून्य, इसका मतलब
अधिकतम गतिज ऊर्जा वाले इलेक्ट्रॉन भी प्लेट पर नहीं पहुंचते, रुकते हैं। अर्थात इस निरोधी विभव द्वारा उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम गतिज ऊर्जा का पता चलता है। तो निरोधी विभव अर्थात निरोधी विभव पर आपतित प्रकाश की तीव्रता बढ़ाने पर भी धारा प्राप्त नहीं होती है। देखिए यहाँ पर निरोधी विभव पर जब तीव्रता आई है तब भी ये धारा शून्य है। x अक्ष पर y अर्थात धारा का मान शून्य, और जब यहीं पर निरोधी विभव पर तीव्रता 2 आई है तब भी देखिए यहाँ धारा शून्य ही है। अर्थात निरोधी विभव पर आपतित प्रकाश की तीव्रता बढ़ाने पर भी धारा प्राप्त नहीं होती है। क्लियर? इससे सिद्ध क्या हुआ? निरोधी विभव अर्थात उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम गतिज ऊर्जा आपतित प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर नहीं करती है। अतः उत्सर्जित प्रकाश इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम गतिज ऊर्जा आपतित प्रकाश की आवृत्ति प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर नहीं करती है। उत्सर्जित प्रकाश इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम गतिज ऊर्जा आपतित प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर नहीं करती है। यह प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन का दूसरा नियम है। यह प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन का दूसरा नियम है। ठीक, ये प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन का दूसरा नियम है। पहला नियम आपने बताया कि उत्सर्जित प्रकाश इलेक्ट्रॉनों की दर या प्रकाश इलेक्ट्रॉनों के उत्सर्जन की दर आपतित प्रकाश की तीव्रता के अनुक्रमानुपाती होती है। मतलब तीव्रता बढ़ने पर इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन की दर बढ़ती है। दूसरा नियम आप बता रहे हैं कि उत्सर्जित प्रकाश इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम गतिज ऊर्जा तीव्रता पर निर्भर नहीं करती है। ये दूसरा नियम है। ठीक, अब आइए और आगे देखते हैं। अभी अभी हमने कहा कि निरोधी विभव पर अधिकतम गतिज ऊर्जा वाले उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन भी रुक जाते हैं, प्लेट पर नहीं पहुंच पाते। अर्थात इस निरोधी विभव द्वारा
उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम गतिज ऊर्जा का पता चलता है। तो आइए कितनी होगी ये अधिकतम गतिज ऊर्जा, ये देख लें। यदि निरोधी विभव V0 हो तो उत्सर्जित प्रकाश इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम गतिज ऊर्जा E के इक्वल EV0, ठीक। या निरोधी विभव V0 हो तो उत्सर्जित प्रकाश इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम गतिज ऊर्जा E के इक्वल EV0। आप के मैक्स भी लिख सकते हैं, आपका जैसा नोटेशन हो। हमने E के लिख दिया इक्वल EV0। क्लियर। अब आइए पढ़ते हैं प्रकाश की आवृत्ति पर निर्भरता। प्रकाश की आवृत्ति पर निर्भरता। डिपेंडेंस अपॉन फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट। डिपेंडेंस अपॉन फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट। आपसे बार बार कह रहे हैं कि ये सब बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं, इनको आपको बहुत ध्यान से पढ़ना है। अभी अभी आपने सुना कि निरोधी विभव पर आपतित प्रकाश की तीव्रता बढ़ाने पर भी धारा प्राप्त नहीं होती है, ठीक। किंतु यदि हम पहले से ऊंची आवृत्ति का प्रकाश
डालें तो पुनः हमें उतनी ही धारा प्राप्त हो जाती है। यदि हम उसी तीव्रता किंतु पहले से ऊंची आवृत्ति ν2 का प्रकाश उसी तीव्रता किंतु ऊंची आवृत्ति के आपतित प्रकाश द्वारा पुनः उतनी ही धारा प्राप्त हो जाती है। चित्र 3 ये देखिए, ये है V0 निगेटिव V01 और ये है निगेटिव V02। ये है आवृत्ति ν1 और ये है आवृत्ति ν2, जहाँ ν2 बड़ा है ν1 से। ये मूल बिंदु है, ये विभव V है और ये धारा I है, ये तीव्रता I है। आपने क्या बताया कि यदि हम उसी तीव्रता I की किंतु ऊंची आवृत्ति ν2 की प्रकाश आपतित करें तो हमें पुनः उतनी ही धारा, देखिए पुनः हमें उतनी ही धारा उत्पन्न हो जाती है, प्राप्त हो जाती है। ठीक, इससे सिद्ध क्या हुआ कि आपतित प्रकाश की आवृत्ति बढ़ाने से उत्सर्जित प्रकाश इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम गतिज ऊर्जा बढ़ती है। धारा कब बहेगी? जब इलेक्ट्रॉन पहुंचेंगे। इलेक्ट्रॉन पहुंचेंगे कब? जब उनकी ऊर्जा अधिक होगी। क्लियर? अतः उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की, उत्सर्जित प्रकाश इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम गतिज ऊर्जा आपतित प्रकाश की आवृत्ति बढ़ाने पर बढ़ जाती है। ये हमारा तीसरा नियम है। यह
प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन का तीसरा नियम देखिए, आपने सिद्ध किया कि जब हम पहले से ऊंची आवृत्ति का प्रकाश डालते हैं तो हमें पुनः उतनी ही धारा उत्पन्न हो जाती है। इससे सिद्ध क्या हुआ कि उत्सर्जित प्रकाश इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम गतिज ऊर्जा आपतित प्रकाश की आवृत्ति बढ़ने पर बढ़ती है। यह तीसरा नियम है प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन का। ठीक, अब आइए हम पढ़ते हैं अब यदि हम आपतित प्रकाश की आवृत्ति व उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम गतिज ऊर्जा के बीच ग्राफ खींचें तो हमें एक सरल रेखा प्राप्त होती है। आपतित प्रकाश की आवृत्ति न्यू व उत्सर्जित प्रकाश इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम गतिज ऊर्जा ई के बीच आपतित प्रकाश की आवृत्ति व उत्सर्जित प्रकाश इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम गतिज ऊर्जा के बीच ग्राफ चित्र चार की भांति सरल रेखा प्राप्त होती है। सरल रेखा होती है। इससे यह सिद्ध हुआ कि आपतित प्रकाश की आवृत्ति बढ़ाने से उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम गतिज ऊर्जा बढ़ती है। ठीक, ये देखिए, ये है आवृत्ति न्यू, ये मूल बिंदु, और ये है उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम गतिज ऊर्जा ई के। ठीक, ये देखिए -b अंतःखंड काटा और यहाँ आवृत्ति है न्यू जीरो। हो गया। इससे क्या सिद्ध हुआ कि आपतित प्रकाश की आवृत्ति बढ़ाने से उत्सर्जित प्रकाश इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम गतिज ऊर्जा बढ़ती है। ये तीसरा नियम है आपका प्रकाश वैद्युत प्रभाव या प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन का। ठीक, आइए अब यहाँ से देखें, ग्राफ को पीछे बढ़ाने पर यह आवृत्ति अक्ष को न्यू जीरो पर काटता है। ग्राफ को पीछे बढ़ाने पर आवृत्ति अक्ष को न्यू जीरो पर काटता है।
तथा ऊर्जा अक्ष -b अंतःखंड काटता है। ठीक, देख लीजिए, यह ऊर्जा अक्ष है, इस पर -b अंतःखंड काट रहा है और इसको पीछे बढ़ाने पर आवृत्त अक्ष को ν0 पर काट रहा है। इसका अर्थ क्या हुआ कि यदि आवृत्ति का मान ν0 से कम है तो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन नहीं हो सकता। अतः आपतित प्रकाश की आवृत्ति ν0 से कम है तो प्रकाश इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन नहीं होगा। तीव्रता चाहे जो भी हो, तीव्रता चाहे जितनी अधिक हो जाए, यदि प्रकाश की आवृत्ति ν0 से कम है तो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन नहीं होगा। यह हमारा ये ग्राफ बता रहा है, ये चित्र 4 है। ठीक, तो भैया उस न्यूनतम आवृत्ति को जो प्रकाश इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन करा सके देहली आवृत्ति कहते हैं। देहली आवृत्ति थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी वह न्यूनतम आवृत्ति है जो प्रकाश इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन देहली आवृत्ति वह न्यूनतम आवृत्ति है जो प्रकाश इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन हेतु आवश्यक होती है। ठीक, ये देहली आवृत्ति को आपने परिभाषित किया, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। देहली आवृत्ति, देहली आवृत्ति वह न्यूनतम आवृत्ति है जो प्रकाश इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन हेतु आवश्यक होती है, जरूरी होती है। क्लियर? अब हम देहली तरंगदैर्घ्य इसी समय पढ़ लें। देहली तरंगदैर्घ्य देहली आवृत्ति के संगत तरंग दैर्घ्य को हम देहली तरंग दैर्घ्य कहते हैं। प्रकाश की देहली आवृत्ति के संगत तरंग दैर्घ्य को देहली तरंगदैर्घ्य थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी
थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कहते हैं। ये देहली तरंगदैर्घ्य की परिभाषा हो गई, ठीक। अतः लैम्डा जीरो इक्वल सी बटे न्यू जीरो, सी बटे न्यू जीरो। यहाँ मिटा के लिख दे रहे हैं। देहली तरंगदैर्घ्य अतः देहली तरंगदैर्घ्य लैम्डा जीरो इक्वल एच ओवर न्यू जीरो। लैम्डा जीरो इक्वल एच ओवर न्यू जीरो, सॉरी सॉरी चूंकि न्यू बराबर होता है सी लैम्डा, न्यू इक्वल सी लैम्डा, तो लैम्डा इक्वल न्यू बाई सी, न्यू जीरो बाई सी। लैम्डा जीरो इक्वल न्यू, यह न्यू जीरो बाई सी। ये न्यू इक्वल सी बाई लैम्डा, न्यू इक्वल सी बाई लैम्डा, देयरफॉर लैम्डा इक्वल सी बाई न्यू। ये सूत्र है लैम्डा जीरो इक्वल सी बाई न्यू जीरो, न्यू इक्वल सी बाई लैम्डा। ये फार्मूला बहुत इम्पॉर्टेंट है, पहले भी हो सकता है कभी बताए रहे होंगे, सॉरी। लैम्डा इक्वल सी बाई न्यू जीरो। नेक्स्ट, फोटो इलेक्ट्रिक वर्क फंक्शन, प्रकाश वैद्युत कार्य फलन। प्रकाश वैद्युत कार्य फलन। फोटो इलेक्ट्रिक वर्क फंक्शन। यदि हम भिन्न भिन्न धातुओं की प्लेटें लेकर आवृत्ति और अधिकतम गतिज ऊर्जा के बीच ग्राफ खींचें, भिन्न भिन्न
धातुओं की प्लेटें लेकर अधिकतम गतिज ऊर्जा व आवृत्ति के बीच ग्राफ सदैव समांतर सरल रेखाएं होती हैं। चित्र 5 देखिए, ये आवृत्ति अक्ष है, ये अधिकतम गतिज ऊर्जा अक्ष है, ये मूल बिंदु है, ये -B1 अंतःखंड है और ये -B2 अंतःखंड है। ठीक, यह आपका μ02 है और यह आपका μ01 है। ये प्लेट 1 है और ये प्लेट 2 है। तो भिन्न भिन्न धातुओं की प्लेटें लेकर अधिकतम गतिज ऊर्जा व आवृत्ति के बीच ग्राफ सदैव समांतर सरल रेखा होती है। समांतर सरल रेखा का मतलब ग्राफ के ढाल सदैव नियत होते हैं। ग्राफ का ढाल सदैव नियत रहता है। ठीक, ये ग्राफ का जो ढाल है, ढलान, वो सदैव नियत रहता है। ठीक, चित्र 4 का समीकरण, चित्र 4 से सरल रेखा का समीकरण आप पढ़े हैं y बराबर mx प्लस सी। तो y मतलब ई के, mx मतलब a और x मतलब न्यू, x अक्ष पर आवृत्ति न्यू है, और प्लस सी, प्लस में माइनस का गुणा तो हो जाएगा माइनस। तो y बराबर mx प्लस सी से ये हमको मिला, यहाँ लिख दें चूँकि y इक्वल mx प्लस सी। यह इस सरल रेखा का समीकरण है, जहाँ ये y ई के है और m कांस्टेंट हमने a माना है, ढाल जिसको आप कहते हैं tan थीटा, और x मतलब आवृत्ति न्यू हो गया, और प्लस c मतलब हुआ y अक्ष पर रेखा द्वारा कटा अंतःखंड। तो y अक्ष पर रेखा द्वारा कटा अंतःखंड माइनस बी है, तो प्लस माइनस बी अर्थात माइनस बी हो गया। ठीक, ये है। आप अपने ग्राफ को देखिए 4 को, यदि न्यू बराबर न्यू जीरो, देखिए न्यू बराबर न्यू जीरो, तो यहाँ x अक्ष पर y का मान 0 अर्थात गतिज ऊर्जा 0 हो गई। तो ई के बराबर 0, अधिकतम गतिज ऊर्जा 0। तो यह मान हम ऊपर वाला रखें तो यह 0 बराबर a न्यू की जगह न्यू 0 माइनस बी को पक्षांतर करें तो इससे हमको मिल गया b इक्वल a न्यू 0।
ठीक, जहाँ न्यू जीरो न्यूनतम आवृत्ति है, इसलिए यह बी क्या हो गया, ऊर्जा अक्ष पर है, इसलिए यह न्यूनतम ऊर्जा है किसके लिए, इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन के लिए। अतः प्रकाश इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन हेतु आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा मिला क्या, ए न्यू जीरो। ए चूंकि ढाल है, ये नियतांक है, कांस्टेंट है, यहाँ हम एच का उपयोग करते हैं तो एच न्यू जीरो हो जाएगा। तो उत्सर्जन हो तो आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा को धातु का कार्यफलन कहते हैं, वर्क फंक्शन। यह कार्यफलन की परिभाषा हो गई भैया। ये प्रकाश इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन हेतु आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा को हम धातु का कार्यफलन कहते हैं, वर्क फंक्शन कहते हैं। ठीक, धन्यवाद।